नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये जर्म्स के बारे में है कि कैसे ये जर्म्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर के बारे में हम इसमें जानेंगे कि माइक्रोब्स कैसे रेजिस्टेंस किसी भी ड्रग को लेकर या एंटीबायोटिक को लेकर अपने आप में पैदा कर लेते हैं और उससे क्या हानि हो सकती है, इस आर्टिकल में हम उस संबंध में बात करेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो भारत और जो गल्फ कंट्रीज है उनके रिलेशंस के बारे में है कि ये रिलेशंस को हम और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और समय के साथ इसकी इतनी आवश्यकता क्यों है। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो की और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आज का हमारा MCQ देखते हैं, वह यह है कि साइक्लोन निवार जो हमें हाल ही में समाचार में सुनने को मिला, ये कहाँ से ओरिजिन होने वाला है, प्रिडिक्शन किया गया है अभी तक। तो ये ओरिजिन कहाँ से होने वाला है वो बताइए। आपका ऑप्शन ए है अरेबियन सी, ऑप्शन बी है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है साउथ चाइना सी, या ऑप्शन डी अटलांटिक ओशियन। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो वर्णात्मक प्रश्न देख लेते हैं, वो यह है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, जिसे हम हिंदी में रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहते हैं। तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है और इससे कैसे डील किया जा सकता है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, उसका उत्तर 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो हमारे पहले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के संबंध में, जो है रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संबंध में। तो ये समाचार में क्यों है? तो हाल ही में द मोस्ट ऑफ द जर्म्स हैव एक्वायर्ड द कैपेसिटी। तो अभी जितने भी जर्म्स, जितने भी हमको वायरसेस दिखते हैं, उन्होंने एक कैपेसिटी अपने आप में ऐसी तैयार कर ली है कि जो एंटीबायोटिक्स होती है उनका उस पर असर नहीं हो पाता है। तो इसे ही हम AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो ये है इनएबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट पेशेंट्स एंड एनिमल, हैवॉक ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड इकोनॉमिक्स। तो जो भी जानवर और साथ ही साथ जो भी ह्यूमन बीइंग है जिनको ये माइक्रोब्स के द्वारा, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें बैक्टीरिया आ गए, वायरसेस आ गए, इनसे उसको जो होने वाली बीमारी है ये हम कुछ दवाई देकर, ड्रग देकर पहले वो ठीक कर लिया करते थे, लेकिन ये रेजिस्टेंस होने के बाद में वो हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इनके स्वास्थ्य पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही न्यूट्रिशन जो है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा और जो इकोनॉमीज है उन पर भी इसका प्रभाव, हमारी अर्थव्यवस्था पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। उसके साथ में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैन बी कंपेरेबल टू कोविड-19। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो उसको हम कोविड-19 से संबंध लगा सकते हैं कि एकदम से एक ऐसी बीमारी आ गई जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास में दवा ही नहीं है। जितनी भी हमारे पास में दवा है वो या तो बहुत कम प्रभावशाली है या तो उसका कुछ भी प्रभाव इस बीमारी पर नहीं होता है। तो हमको ऐसी स्थिति जो है कोविड-19 की, ये फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। और ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि 10 मिलियन डेथ हो सकती है 2050 तक। तो अगले 30 सालों में 10 मिलियन डेथ हो सकती है केवल AMR के कारण, ऐसे माइक्रोबियल्स के कारण जिन्होंने रेजिस्टेंस पैदा कर ली है। तो ये विल रिजल्ट इन 7.5% रिडक्शन इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। तो लाइफ स्टॉक जो प्रोडक्शन है उस पर भी 7.5% की एक रिडक्शन हमको देखने को मिल सकता है। साथ साथ जैसे हमने बात करी थी कि ये इकोनॉमिक्स पे भी प्रभाव डाल सकता है, तो इकोनॉमिक्स पे ये प्रभाव ऐसे डालेगा कि यहाँ पर जो GDP है वो 3.5% तक अफेक्ट हो सकता है और नेगेटिवली जा सकता है। उसके अलावा हम जान लेते हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो आखिर में है क्या। तो जैसे आप पहला पिक्चर देख रहे हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया से, कुछ अच्छे बैक्टीरिया से, कुछ बुरे बैक्टीरिया से, अच्छे बैक्टीरिया वो जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं, वैसे कुछ बैक्टीरिया से जब हमने यहाँ पे ड्रग डाला तो ड्रग आने के बाद में बॉडी में कुछ बैक्टीरिया छोड़ के सारे बैक्टीरिया मर गए। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स है वो किल कर देती है, जो दवाई है, जो ड्रग है वो किल कर देता है
उन बैक्टीरियाज को भी जो हानिकारक है, साथ ही उन बैक्टीरिया को भी ये किल कर देता है जो कि बॉडी के लिए अच्छे हैं। अब उनके बाद में आप देख सकते हैं इतने सारे में से ये 2 बैक्टीरियाज बचे। अब ये 2 बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ड्रग का प्रभाव होगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो दवाई दी थी, जो ड्रग दिया था, उसका पहले भी कोई प्रभाव नहीं आया। तो अब ये मल्टीपल हो गए तो अब इनका प्रभाव तो और नहीं होगा। साथ ही साथ एक आशंका ये भी रहती है कि ये बैक्टीरिया जो है वो अपना ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो दूसरे बैक्टीरियाज में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो इस और है कि आप नए ड्रग की खोज करिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स बिफोर इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन जर्म्स। तो जर्म्स में रेजिस्टेंस आ पाए उससे पहले ही आप एक न्यू ड्रग की खोज कर लीजिए। लेकिन इसमें कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, जैसे ये बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, $1 बिलियन तक का इसमें खर्चा हो सकता है। हमारी जो इकोनॉमिक्स है, जो देश की अर्थव्यवस्था रहती है, उसको भी ये नेगेटिवली प्रभाव डाल सकता है। उसके साथ में प्रिडिक्टेबल है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अभी ये जो है, जैसे कोविड-19 है, इसमें भी बात की गई कि ये अपनी स्ट्रिंग चेंज कर रहा है, थोड़े थोड़े समय में ये अपनी स्ट्रिंग चेंज कर रहा है। ऐसे और दूसरे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो है उनके साथ में भी यही है। तो 1984 से अगर हम देखें तो अभी तक कोई भी ऐसी दवाई की खोज नहीं हुई है, कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई है जो कि ऐसे नए रूप में आया और जो ये बैक्टीरिया से माइक्रोब्स को किल कर सके और इनको खत्म कर सके। उसके साथ में विथ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ये जो रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है रेजिस्टेंस का माइक्रोब्स में, ये जो प्रतिरोधक क्षमता इनमें डेवलप हो रही है, ये प्रभाव डाल सकता है। लाइफ ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बिकम लिमिटेड। तो जो लाइफ ऑफ एंटीबायोटिक्स है उसका जो लाइफ है बहुत लिमिटेड बन जाएगा कि आपने तो प्रोडक्शन कर दिया कि वो अगले 10 साल के लिए चले या अगले 5 साल के लिए चले, तो आपने इतना प्रोडक्शन कर दिया। हो सकता है कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिला है कि 2 साल में भी आपने नया ड्रग बनाया और उसका कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। तो यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आज जितनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, बड़े बड़े उद्योगपति जो इस और है रिसर्च में पैसा देते हैं, वो भी इनका भी वहाँ से मुंह भंग हो सकता है, वो भी इसमें कम इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। तो उसके अलावा और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप इनका प्रूडेंटली यूज़ करें, आप इनका बड़ी समझदारी से यूज़ करें। जैसे WHO ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR 2015 आया है, इसमें 80 कंट्रीज ने जो है अपना नेशनल लेवल का प्लान तैयार किया है। तो भारत ने भी, इंडिया के भी पास नेशनल एक्शन ऑन AMR है। तो हम ये जानेंगे कि ये क्या है नेशनल एक्शन ऑफ AMR अगली स्लाइड में। उससे पहले हम ये खत्म कर लेते हैं कि वारंट्स कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्सेज इन ऑल एक्शन। तो यहाँ पर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके बीच में एक साझा तैयारी के साथ में इस और कार्य करने की आवश्यकता है। उसके साथ में वन हेल्थ अप्रोच होनी चाहिए, जो कि एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट टू डेवलप अ वर्केबल रोड मैप ऑफ कंट्री टू रिस्पॉन्ड टू सिमिलर हेल्थ चैलेंजेस। तो आपको एक रोड मैप यहाँ पर तैयार करने की आवश्यकता है हर कंट्री के लिए। वही ये जो वन हेल्थ होगा इसको हम और डिटेल में समझते हैं। दिस इज यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग एक्सपर्टाइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस सेक्टर विद अ फोकस ऑन इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, इनके बीच में कोलैबोरेशन की आवश्यकता है और इनके बीच में कम्युनिकेशन की, सूचना की जो आदान प्रदान की आवश्यकता है। यहाँ पर ज़रूरत है आप सब मिलके साथ में काम करें। उसके अलावा पर्पस, प्रोवाइड अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपर्ट्स टू प्लान एंड वर्क टुगेदर टूवर्ड शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर पर्पस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पर एक्सपर्ट साथ में आके काम करें, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो अपने ऑब्जेक्टिव शेयर करें। उसके अलावा एक्शन ऑन ह्यूमन एनिमल एनवायरमेंट इंटरफेरेंस फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। तो हाल ही में ये देखने को मिला है कि जितनी भी बीमारियां हुई हैं ये एनिमल से ट्रांसफ़र होकर लोगों में आई है। जैसे कोविड-19 की बीमारी को ही अगर हम देख ले तो ये जानवर से मनुष्य में आई है। तो हम जो इन्वायरमेंट के साथ में इंटरफियरेंस कर रहे हैं वो कम से कम होना चाहिए, उसका प्रिवेंशन होना चाहिए, उसका अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए और वहाँ पे रिस्पॉन्स क्या हो सकता है उस और ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूस नेशनल नैरेटिव ऑन जूनोसिस। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूसली नेशनल नैरेटिव होना चाहिए कि हम कैसे ये जो माइक्रोबियल जो भी बीमारियाँ होती हैं उनसे हम कैसे लड़ सकें। तो चलिए भारत का जो प्लान है, जैसे मैंने बात करी थी उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेंगे। तो ये 6 स्ट्रेटजी प्रायोरिटी एरियाज है हमारे।
तो वो जान लेते हैं क्या क्या है, एक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एजुकेशन। तो हम इसको समझे, हम इसकी जो अवेयरनेस है, जानकारी है, वो लोगों तक पहुंचाए। कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, कि यहाँ पर सूचना की आदान प्रदान होना चाहिए, और साथ ही जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, जो हमारे डॉक्टर्स है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो भी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग की भी समय समय पर आवश्यकता है। उसके साथ में स्ट्रेंथनिंग नॉलेज एंड एविडेंस थ्रू सर्विलेंस। तो यहाँ पर सर्विलेंस की कुछ आवश्यकता है कि आप आपका नॉलेज और एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर्विलेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके साथ में इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उसमें एक हम रेखा खींच कर उसको वहीं पर रोक सकते हैं, और उसको कैसे एक प्रिवेंटिव स्टेप्स हम पहले से ले सकते हैं इन्फेक्शन को, जिससे कोविड-19 में हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे, वैसे भी कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके साथ में ऑप्टिमाइज माइक्रोबल यूज इन हेल्थ, एनिमल एंड फूड्स। तो माइक्रोब्स का जो यूज़ रहता है वो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी हमको देखने को मिलता है। तो ये जो यूज़ है इसका ऑप्टिमाइज यूज़ होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जितना ठीक है उसी हिसाब से, फिर वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो या फूड से रिलेटेड हो। उसके अलावा AMR रिलेटेड रिसर्च एंड इनोवेशन एंड स्ट्रेंथनिंग लीडरशिप एंड कमिटमेंट एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। तो जितनी भी रिसर्च है AMR से रिलेटेड, इनोवेशंस है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, लीडरशिप यहाँ पर मजबूत करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और सब नेशनल लेवल पे। तो ये जो है हमारा नेशनल एक्शन प्लान है। तो और उसके अलावा जो ग्लोबल एक्शन प्लान है उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ है, जैसे हमारा नेशनल प्लान है उसी से मिलती हुई है ये कि इम्प्रूव अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ AMR, कि यहाँ पर हमको अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग द नॉलेज थ्रू सर्विलेंस एंड रिसर्च, जो कि भारत का भी है। तीसरा जो है रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, जो है हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल का। उसके अलावा ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबल मेडिसिन, कि हमको ऑप्टिमाइज लेवल पे इनको यूज़ करना है हेल्थ, एनिमल और फूड में। भारत में इसमें 2 कदम बढ़ के और दूसरी चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा इंश्योर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन काउंटरिंग AMR, जैसे हमने बात करी कि रिसर्च और इनोवेशन में हम यूज़ करेंगे, ग्लोबल लेवल पे जो प्रायोरिटी एरिया बनाया है उसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात करी है कि AMR की रिसर्च में और इस फील्ड में और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो चलिए, जो दूसरा आर्टिकल है वो भारत और जो गल्फ कंट्री है उनके संबंधों के बारे में है। तो यहाँ पर ये समाचार में क्यों है, जैसे हमने पिछले भी डिस्कस करा कि जब भी हमारे विदेश मंत्री या जो हमारे सेक्रेटरी है इनकी कहाँ पर भी विजिट होती है तो हमको एक आर्टिकल देखने को मिलता है, और इन आर्टिकल्स में हमको संबंधों के बारे में पता चलता है और आगे कैसी रिश्तेदारी रह सकती है भारत और इन देशों के बीच में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, इनकी विजिट है बहरीन और UAE में इस सप्ताह में। तो इंडिया के रिलेशन कैसे रहे गल्फ कंट्री के साथ में वो हम जान लेते हैं। अगर हम दशकों से बात करें तो गल्फ कंट्री को हम इसी तरीके से देखते हैं कि ये हमको ऑयल सप्लाई करने वाली कंट्री है और हम इनको लेबर्स एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे लेबर्स इन कंट्रीज में जाके काम करते हैं और यहाँ से हमको ऑयल मिलता है। हम केवल ये 2 रिलेशन ही अभी तक देखते आए हैं। और जब भी हम गल्फ कंट्री की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान के प्रिज्म से देखते हैं, मतलब हम इन रिश्तों को ऐसा देखते हैं कि हमारे बीच में कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को देखते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज जो है ये मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्रीज है, तो कहीं ना कहीं लंबे समय से ये पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। इस कारण इनका कहीं ना कहीं एक हमेशा झुकाव उस और रहता था, लेकिन अभी स्थितियाँ बदल रही है। जैसे हम देखते हैं कि इजराइल को रिकॉग्नाइज करा बहरीन और UAE ने, तो उस और ये जो अपने मॉडर्न एरा में बढ़ रहे हैं, तो इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये भी अपने रिश्ते इन देशों के साथ में मजबूत करे। तो अगर कुछ पिछले सालों की बात करें, इन पिछले 6.5 सालों में जब से प्रधानमंत्री मोदी है, उनकी गवर्नमेंट है, तो इस और अगर देखें तो इनका इंगेजमेंट जो है वो इन कंट्रीज़ के साथ में बढ़ा है। तो आउटरीच टू गल्फ रूलर्स हैज़ क्रैक्ड ओपन मोर पॉसिबिलिटी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो संभावना है वो बढ़ गई है। उसके साथ में राइज ऑफ खिलजी और गल्फ कैपिटलिज्म, तो यहाँ पर ये जो गल्फ कंट्रीज़ है यही आगे बढ़ना चाहती है। अभी तक इनका जो रोल है सिर्फ एक ऑयल कंट्रीज़ का, उससे अभी क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑयल के जो आपके भंडार है वो कम होते जा रहे हैं, साथ ही साथ हम ऐसी एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हम एक रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जीज रहती थी, जो रिसोर्सेज रहते थे, वो नॉन रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते थे। तो ये कंट्रीज़ को भी लग रहा है कि हमको और आगे की तरफ अभी मॉडर्न एरा में हमको बढ़ना चाहिए। तो इंडियाज़ पर्सपेक्टिव ऑन वेस्टर्न
इंडियन ओशन, जो वेस्टर्न इंडियन ओशन का हमारा इस साइड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव रहे हैं, तो यहाँ पर मॉरिशस और सेशल्स जैसे जो जगह है, यहाँ पर हमारा विजिट देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे विजिट किया है। उसके साथ में मैरीटाइम पार्टनरशिप विद फ्रांस यूरोपियन कंट्री होने के बाद में भी हमने हमारे वेस्ट इंडियन ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए हमने फ्रांस जैसे देशों से भी साझेदारी करी है। उसके साथ में भारत इंडियन ओशियन कमीशन का ऑब्जर्वर भी बना है। उसके साथ में जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है उसका भी भारत ऑब्जर्वर बना है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड है कि हम हमारे रिश्ते गल्फ कंट्रीज के साथ में मजबूत कर ले, तो भारत को कुछ ऐसे बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उन्हीं की बात करते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि शील्ड इंडियाज इंटरेस्ट इन पोस्ट पैंडेमिक टर्बुलेंस। तो अभी का जो पोस्ट पैंडेमिक टर्बुलेंस देखने को मिलेगा, जैसे पैंडेमिक होने के बाद में अभी से ये समय स्टार्ट हो गया है कि यहाँ का जो टर्बुलेंस है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और भारत को अपना जो इंटरेस्ट है उससे बचाए रखने की आवश्यकता है। वो कैसे? रीजनल इंस्टेबिलिटी इन द गल्फ। तो यहाँ पर एक जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है उस पर भारत को कड़ी रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और जो भी रोल निभा सकता है भारत को यहाँ पे निभाने की आवश्यकता है। उसके अलावा हमने जैसी बात करी कि हमारे जो लेबर्स है वो यहाँ पर जाकर काम करते हैं, तो भारत में यूएई में केवल बात करें तो यूएई होस्ट 3 मिलियन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स। तो यहाँ पर जो बाहर से लोग, भारत के जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग यहाँ पर जो काम करते हैं, उनकी जगह बनी रहे इस और हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मोस्टली ये ब्लू कॉलर जॉब्स के जो वर्क होते हैं हमारे इंडियन नेशनल्स वहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री ने ये अभी एक कदम उठाया है कि हम फॉरेन जो लेबरर्स से, जो बाहर से श्रमिक आते हैं, उनका जॉब कम से कम करेंगे। तो भारत को यहाँ पे रिश्ते सुधार के अपने वर्कर्स की जो स्थिति बनी हुई है उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि फोकस्ड ऑन न्यू एंड लॉन्ग टर्म पॉसिबल फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन विद गल्फ बियॉन्ड ऑयल। जैसे गल्फ कंट्री खुद अपनी जो ऑयल की इमेज है उससे आगे बढ़ना चाहती है, तो भारत को इस और अपनी स्थिति टैप करने की आवश्यकता है। सो गल्फ कंट्रीज have started investing in new projects जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्मार्ट सिटी, स्पेस। तो इस और जहाँ पर भारत को आवश्यकता है ये सारी चीज़ें भारत में बहुत प्रमोट की जा रही है। और वैसे भी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो गल्फ कंट्रीज़ के पास में जो है, उनके पास में पैसा है, वो ये देख रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो भारत को यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ को और वहाँ के कैपिटल को आकर्षित करने की आवश्यकता है। उसके साथ में गैप बिटवीन गर्ल्स विलिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड इंडियाज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब नीड टू बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो इनका इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर एब्जॉर्व करने की आवश्यकता है। उसके अलावा यूटिलाइज गर्ल्स इंक्रीजिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एबिलिटी टू शेप द पॉलिटिकल नैरेटिव इन मिडिल ईस्ट। तो यहाँ पर ग्रोइंग एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमारे पास में जैसे बात करी हमने कि यहाँ पर जहाँ पे भी अनस्टेबिलिटी होती है भारत अपनी भूमिका जहाँ जहाँ जैसे जैसे निभा सकता है उस और भारत को ध्यान देने की आवश्यकता है और अपनी भूमिका निभाने की भी ज़रूरत है। उसके अलावा पे अटेंशन टू सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन गल्फ। तो गल्फ कंट्री में बहुत से रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। यूएई में काफ़ी रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं कि वहाँ पे महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं। तो ऐसे रिफॉर्म्स में भारत को भी अपनी सहभागिता देनी चाहिए। जगह जगह पे अगर कोई ऐसा पॉजिटिव रिफॉर्म्स हो रहे तो उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और उसको एक्नॉलेज करने चाहिए, जिससे रिलेशन जो है हमारे और ज़्यादा मजबूत हो। तो यहाँ पर आप पूरा स्क्रीन अपनी थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे रिलेशन जो है वो यूएई के साथ में मजबूत हुए। तो 1972 से फॉर्मली हमारे रिलेशन मजबूत होते दिखते हैं, जो कि अभी 2015 से जब नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ यूएई में उसके बाद में ये रिलेशन और अच्छे होते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपके पास में एक बना रहेगा नोट्स अपने पास में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा न्यूज़ इन फ्लैश हम देख लेते हैं हमारे आर्टिकल्स के बाद में। तो साइक्लोन निवार की बात की गई है। साइक्लोन निवार जो है ये बे ऑफ बंगाल के पास में प्रेडिक्ट किया गया है। तो साइक्लोन अम्फान इसी साल आया था, उसके बाद में ये दूसरा सबसे ज़्यादा सीवियर साइक्लोन है जो कि साइक्लोन निवार। तो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, आपके एग्जाम्स में ये आ सकता है। तो तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पे भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ये जो निवार नाम है ये प्रपोज किया गया है ईरान के द्वारा, इसलिए हम इसे ये नाम
यूज कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।